आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य। मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में अभी मैं मौजूद हूं एक ऐसे शख्स के पास जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कृतिका जी का, जो अभी हमारे पास बैठी हुई हैं, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदार भी हैं। तो आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि निजी क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में कृतिका जी का क्या योगदान है, क्या अनुभव है। आइए पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में कृतिका जी। तो आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम कृतिका प्रशांत त्रिपाठी है। मेरा होम टाउन छत्तीसगढ़ था। शादी के बाद मैं झारखंड की अब बहू बन चुकी हूँ। तो यहाँ से पहले से भी रिश्ता था, क्योंकि मेरे पिताजी का घर यहीं पे है, गढ़वा में है। और शुरुआत से ही मैं राजनीति नहीं कहूँगी, एक स्कूल से लीडरशिप वाला क्वालिटी था। किसी के साथ भी गलत हुआ, कुछ भी हुआ, तो चार लोगों को लेके चलो इसके लिए लड़ना है, इसके लिए बात रखना है। आकाशवाणी में काम किया, बाल पत्रकार में यूनिसेफ के साथ काम किया, तो वो इनबिल्ट चलते चला गया। पर जब मुझे फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म मिला व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, तो मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा। फिर 2014 में प्रदेश का चुनाव लड़ा, प्रदेश महासचिव बनी। फिर उसके बाद पार्षद का चुनाव मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, अंबिकापुर से पार्षद का भी चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद मेन कांग्रेस में, मैं बहुत कम उम्र में मुझे मेन कांग्रेस में सचिव बनने का भी मौका मिला, महामंत्री भी बनी कांग्रेस की सरकार आने के बाद। वहाँ का सोशल मीडिया भी संभाला, यूथ कांग्रेस में भी काम किया, ट्रेनिंग टीम में भी काम किया। तो कभी शांति से नहीं बैठी और खुद के मन से मैंने बस्तर संभाग चुना, क्योंकि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको, मतलब छत्तीसगढ़ हम कहीं भी बोलते हैं, दिल्ली भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा वो आप बस्तर से आती हैं, जहाँ नक्सलवाद बहुत है। तो एक इमेज बदलना था और पहले खुद को जानना था कि सच में बस्तर क्या है। बस्तर वो खूबसूरत जगह है जिसको बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है, कि बस्तर सच में टेररिज्म और मतलब एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो मैं वहाँ गई और 2014 से 2020 तक मैं वहाँ पे प्रभारी रही और अपने स्वयं इच्छा से प्रभारी रही, क्योंकि वहाँ सच में वो स्वर्ग है। दिक्कतें हैं जो दूर भी हो रही हैं, कोशिश भी की जा रही हैं, पर वहाँ संभावनाएं भी बहुत हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक है? मैंने BBA किया, मैंने लॉ किया, मैंने MSW किया, अभी मैं PhD कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। तो जैसा कि अभी जो राजनीतिक माहौल जो चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि जो आम जनता तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही, तो यदि आप अध्यक्ष पद की दावेदार हैं और यदि आप जीत जाती हैं, तो वैसे आम जनताओं के लिए आपकी क्या सोच है? किस प्रकार से आपका जो योजना हम कह सकते हैं कि क्या योजनाएं हैं उसके लिए, कि किस प्रकार से हमको जनता तक जो है जो सुविधाएं हैं जो आज आसानी से नहीं पहुंच पा रही है, वो किस प्रकार से आप उसको आसान रास्ते उसके लिए तैयार करेंगे? सर, मैं योजनाएं की बात करूं तो मैं अपने पार्टी से हटकर अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो योजनाएं अभी भी बहुत हैं, पहले की भी बनी हुई बहुत है और आज की भी है। दिक्कत ये है कि जो बीच के लोग हैं, वो आखिरी तक, जो इंसान लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उस तक योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। जितनी योजनाएं हैं, अगर हम उसको ही यूज़ करें अपने लाइफ को बदलने के लिए, तब भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है जो पंक्ति के जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही योजनाएं? क्या लगता है आपको? क्योंकि जो भी योजनाएं बनती हैं वो बन जाती हैं, पेपर्स पे बन जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में चल जाती हैं, बैनर पोस्टर लग जाते हैं, उसका मीडिया मैनेजमेंट सब कुछ हो जाता है। पर जो गरीब व्यक्ति है, जहाँ ना टीवी है, जहाँ ना मोबाइल है, जहाँ ना रेडियो है, जिसको अगर पता भी चलता है तो जिसके मन में शक रहता है कि अगर कोई कंपनी यहाँ आ रही है तो क्या वो कंपनी मेरा ज़मीन मत छीन ले, मेरा घर मत हड़प ले, तो उसके मन में जो शक है वो हम हटा नहीं पाते हैं। जैसे एक जो NGO, एक समूह जो काम करते हैं, हम समूह क्यों बनाते हैं कि समूह में हमारे बीच के लोग रहेंगे तो हमारे बात को समझा पाएंगे और हम पे भरोसा भी जता पाएंगे। तो वो मिडिल मैन का और बीच के लोगों का जो गैप बन गया है और जो बड़े और नीचे लोगों का, वो बढ़ते चले जा रहा है। उसके कारण क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं हैं आपको, क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुका है, तो अभी आपके पास तो रिपोर्ट आ रहा होगा कि किस प्रकार से जो है वो वोटिंग हो रही है, तो कैसा लग रहा है उसको देखकर आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब छत्तीसगढ़ से झारखंड आ रही थी, मतलब शादी जब मेरी तय हुई थी, मैंने खुद के पसंद से शादी की, तो सब मुझे यही बोलते थे कि झारखंड जा रही हो, झारखंड जा रही हो, चुनाव होगा, पॉलिटिक्स ही तुम्हारा क्रेज़ है, एम है, तुमको मदद करना रहता है, झारखंड यहाँ का माहौल बहुत अलग है। मैं दिल की बात कह रही हूँ, जो लोग कहते तो मुझे बहुत डर भी लगता था।
पर एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्ता फलाक्रिया। जब मैं यहाँ आई, जैसे आप लोग का सहयोग मिल रहा है, जैसे मुझे बाकी लोगों का सहयोग, यूथ कांग्रेस के सीनियर लोग का, मेन कांग्रेस का, मुझे लगा कि बहुत अच्छे से यहाँ ट्रीट करते हैं। वो कहने की बात है, लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि नहीं झारखंड ऐसा, बिहार ऐसा, तो हम अच्छे, तो वहाँ राजनीति नहीं कर पाओगे लोगों की। मुझे तो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा यहाँ अच्छा लग रहा है, मतलब जितना अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो एक्साइटमेंट बहुत है आप लोगों से मिलने का। रिजल्ट जो भी हो, मैं 100% दे रही हूँ, मेरा परिवार मुझसे ज़्यादा 1000% दे रहा है, तो वो खुशी, एक्साइटमेंट, थोड़ा मतलब मिक्स्ड इमोशन है। कितने साल हो गए आपको झारखंड में? अभी 3 महीने, जून में शादी। अच्छा, अभी 3 महीने ही हुए। जी, तो चलिए, अभी तो समय कभी कम आपने व्यतीत किया है बहुत। झारखंड प्रदेश में, और चूंकि मैं भी झारखंड प्रदेश से हूँ, तो ये गर्व के साथ हर एक नागरिक झारखंड का कह सकता है कि हाँ भाई, यहाँ काफ़ी सुहावना है, मौसम हमेशा सुहाना रहता है। तो और आप हमको ये बताइए कृतिका जी कि आगे आपकी और क्या योजनाएं हैं, मतलब राजनीति क्षेत्र को लेकर? राजनीति क्षेत्र में मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ मेन कांग्रेस से या मेन कुछ भी, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी चेंज लाना है तो वो एक प्लेटफॉर्म मुझे ज़रूरत पड़ेगा ही, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि एक जब मेरे पास जगह रहेगा, एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वो पावर रहेगा, तभी मैं लोगों को बदल पाऊँगी। आज अगर मेरे साथ 10 लोग हैं तो कल 100 लोग रहेंगे। तो ये है कि पहले वो ट्रस्ट यहाँ के लोगों में भी जगाना है कि उनके अच्छे और बुरे समय में सबसे पहले उनके साथ मैं खड़े रहूँगी, और साथ में चाहे वो संसद की लड़ाई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की लड़ाई हो, चाहे वो कहीं की भी लड़ाई हो, हम साथ में लड़ेंगे। और सही झारखंड प्रदेश में एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस का ही सरकार है, क्योंकि गठबंधन का सरकार है, तो और केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किस तरह से मैनेज करेंगे आप इसको, क्या लगता है आपको? सच कहूँ, इसमें तो मुश्किल तो आनी ही है, क्योंकि सरकार भी पूरी बहुमत से हमारी कांग्रेस की नहीं है, मिली जुली गठबंधन की सरकार है, और सेंट्रल में भी जैसे आपने कहा। और जैसे मैंने देखा है कि जब सेंट्रल और स्टेट में सेम गवर्नमेंट नहीं होती तो दिक्कत आती है, चाहे योजनाओं की हो, चाहे फंडिंग की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो इश्यूज़ भी बहुत आएंगे। और बट ये है कि अब इश्यूज़ का हवाला देख के हम जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे कि दिक्कत आ रही है। वो तो हमको कैसे भी लड़ के या प्यार से या बात रख के या जनता के साथ खड़े होके लड़ना ही पड़ेगा, और योजनाओं के लिए या जो भी है बात रखनी पड़ेंगी। जैसे बहुत सारी चीज़ होती हैं, यहाँ के जितने भी एमपीज़ हैं उनका भी एक एक गाँव उनको गोद लेना रहता है, शायद कुछ फ्लैट या कुछ हो रहता है, बहुत CSR, इतने सारी चीज़ें हैं जो यहाँ तक लोगों को पहुँच ही नहीं पाती है, पता भी नहीं चलता है। तो वो जब तक हम एक्टिव होके नहीं करेंगे, जो हमारा हक भी है, हमको मिलना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसके लिए तो हम हक के लिए आवाज़ उठा ही सकते हैं। एक सवाल यहाँ मेरा ये है कि आप कांग्रेस से हैं और यूथ हैं, अभी लगातार जो हैं वो नौकरी को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो जिला पुलिस अभ्यर्थी हों, चाहे वो टंकन वाले हों, चाहे वो पंचायत वाले हों, चाहे वो सहायिका हों, कोई भी हो, तो लोग जो जगह जगह मोराबादी मैदान में, ध्रुवा मैदान में लोग आज अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या सरकार जो अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है, क्या इनको उनके लिए जो मेघा सूची जारी करनी थी, क्या वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की आप बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, अगर उन्होंने अपना वादा किया है कि हम चाहे 2 करोड़ जॉब देंगे सेंट्रल में, चाहे 50,000 जॉब देंगे स्टेट में, चाहे इतने ये शिक्षाकर्मी का भर्ती निकालेंगे तो झारखंड PSC का निकालेंगे, तो वो करना ही चाहिए। आप कब तक कोरोना का हवाला देंगे, आप कब तक क्या GDP का हवाला देंगे, आप कब तक किसी चीज़ का हवाला देंगे? और एट द एंड ऑफ द डे कि लोगों को खाना, कपड़ा, मकान, यही चीज़ चाहिए। आप मंदिर, मस्जिद, ये सब की लड़ाई में 2 महीने 4 महीने लोगों को घुमा सकते हैं, पर जब खाने को रोटी नहीं रहेगी, काम करने के लिए जॉब, पैसा नहीं रहेगा, तो वो इंसान रोड पे आएंगे। मैं दोनों स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की हमारी गवर्नमेंट है तो मैं उसकी नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं था कि कोरोना को रोका नहीं जा सकता था। जब हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और अंताक्षरी कंपटीशन ट्विटर में चल रहा था, तब से अगर अभी तक लेके प्लान करते तो जितना हमने पैसा कोरोना में लगाया, 50% में ही कोरोना अभी तक ठीक हो गया होता और उतनी दिक्कतें नहीं होती, और वो पैसा हम अपने जॉब में अलग बात हो गई। मेरा सवाल ये है कि जॉब का ही आप बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज जो सरकार जो वादे कर रही है कि मैं नए 5 लाख वैकेंसीज और निकालेंगे, आगे पुराने तो और पुराने वाले जो हैं वो उसी प्रकार से रुके हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, उनकी कोई किसी भी प्रकार की कोई मेगा सूची तैयार नहीं हो रही है।
तो मैंने इसके विषय पे आपसे प्रतिक्रिया मांगी थी, क्योंकि तो- आप यूथ हैं और कांग्रेस से बिलोंग करती हैं। मैं इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि चाहे गवर्नमेंट यहाँ कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो या सेंट्रल में किसी की भी हो, अगर आपने वादा किया है, अगर आपको जनता ने, यूथ ने, हमने भरोसा दिला के वोट दिया है उस चीज़ पे, तो आपको पहले जो आपने कहा है, चाहे 1000 जॉब का बात किया है, चाहे 2 करोड़, वो आपको पूरा करना चाहिए, जो कहीं नहीं बिक रहा। मैं स्टेट की भी बात कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जितना वादा हुआ था अभी तक, आधा साल 2 साल जितना भी टेन्योर हुआ है गवर्नमेंट का, पूरा नहीं हुआ है, वो आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक पूरा नहीं होगा तो हमको फेथ कैसे आप पे आएगा, और वही पूरा नहीं हुआ है तो आगे का 5 लाख या 10 लाख या जो वादा करें वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये कमी है जिसको पूरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयमेंट सबसे मस्ट है, जो जब हर से कोरोना महामारी आई है तब से सभी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो बंद हैं, और अभी सरकार ने जो है 6ठी क्लास से ऊपर के लोगों को विद्यालय जाने का अनुमति दिया है। तो शिक्षा पर यह जो प्रभाव पड़ा है, इसके विषय में आपकी अपनी क्या मंशा है, क्या राय है? सर, अगर मैं सच कहूँ तो प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ा है, क्योंकि अगर 2 साल कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, ऑनलाइन क्लास कितनी भी हो जाए, ऑनलाइन उसको बराबर नहीं कर सकता जो हम स्कूल में जाके प्रैक्टिकली सीखते हैं और पढ़ते हैं, तो दिक्कत हुई। और जब अभी मैंने एक जगह देखा था कि बैंक का या किसी चीज़ का इंटरव्यू था, उसमें था कि जो 12th लास्ट ईयर पास किए हैं वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। तो आप एक तरीके से एग्ज़ाम भी ऑनलाइन करवा रहे हैं, सारा कुछ उनको डिग्री भी दे रहे हैं, और उसके बाद कई जगह आपको हटा दिया जा रहा है, छाट दिया जा रहा है, क्योंकि आपने कोरोना काल में ये क्लास पास किया है। तो एग्ज़ाम और स्कूल और कॉलेजेस का रीओपन होना मेरे हिसाब से मस्ट है। जब मॉल्स खुल सकते हैं, जब सिनेमा घर खुल सकते हैं, जब सुपरमार्केट या पब्लिक प्लेस जहाँ गैदरिंग ओपन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सारा रूल रेगुलेशन प्रिकॉशन फॉलो करके स्कूल भी खोला जा सकता है। अल्टरनेट डेज पे खुल जाए, आधे बच्चे एक दिन पे आए, आधे बच्चे सीनियर एक दिन पे आए, एक बच्चों का चेक किया जाए, वीकली चेक हो, मतलब प्रिकॉशन ज़्यादा लेके, बट प्रैक्टिकल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो। एक इंसान के पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए अगर 2 साल 3 साल का ही बच्चा जो नर्सरी में बैठना सीखते हैं हम लोग, वो 2 साल स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी वो आदत में ही नहीं। दीपिका जी, जो अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दावेदार हैं, इनसे हमने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की है, और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बताई है, प्रत्येक दर्शकों को यह जानकर खुशी होगी कि यदि कोई शिक्षित व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होता है तो उसका जीतना देश की बढ़ोतरी में, राज्य की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध होता है। कैमरामैन DGR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।